नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ओडिशा के पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद आज रविवार को खोल दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक रत्न भंडार कीमती सामानों की सूची बनाने और इसकी संरचना की मरम्मत के लिए फिर से खोला गया है। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति के सदस्य दोपहर करीब 12 बजे मंदिर में दाखिल हुए और अनुष्ठान करने के बाद खजाने को फिर से खोल दिया गया। पुरी के एसपी पिनाक मिश्रा ने बताया कि सब कुछ मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है। मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। उच्च स्तरीय समिति और उसके सदस्य बाहर आने के बाद विस्तृत जानकारी देंगे। आपको बता दें कि हाल ही में राज्य में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान रत्न भंडार को फिर से खोलना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। तत्कालीन सत्तारूढ़ बीजेडी पर इसकी चाबियां गुम होने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने वादा किया था कि अगर वह चुनाव जीतती है तो खजाने को फिर से खोलने का प्रयास करेगी। कांग्रेस नेता और असम की कलियाबोर सीट से सांसद गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का उपनेता नियुक्त किया गया है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। वेणुगोपाल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लिए उपनेता, मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप और 2 सचेतकों व्हिप के बारे में सूचित किया है। केरल से सांसद कोडिकुन्निल सुरेश को चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है और इसके अलावा मणिकम टैगोर बी और बिहार के किशनगंज के सांसद डॉक्टर एमडी जावेद को व्हिप नियुक्त किया गया है। वेणुगोपाल ने नए नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए लिखा कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की पार्टियां लोकसभा में लोगों के मुद्दे को पूरी ऊर्जा के साथ उठाएंगी। महाराष्ट्र में हाल ही में 11 सीटों पर हुए एमएलसी चुनावों में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। वहीं राज्य की सत्तारूढ़ महायुति ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव में भाजपा ने 5, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट ने 2-2 प्रत्याशी उतारे थे, यानी यह सभी 9 प्रत्याशी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। वहीं कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने 1-1 प्रत्याशी उतारा और एनसीपी शरद पवार गुट ने पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के जयंत पाटिल को समर्थन दिया था। अब कांग्रेस और उद्धव गुट के प्रत्याशी तो जीत गए, लेकिन जयंत पाटिल को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अब इस बीच ये भी खबर सामने आई है कि कम से कम 7 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। सूत्रों के मुताबिक 7 विधायकों ने मतदान के दौरान पार्टी के निर्देशों की अवहेलना की है। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी के गद्दारों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाना पटोले ने कल शनिवार 13 जुलाई को दावा किया कि वही गद्दार 2 साल पहले परिषद चुनाव में कांग्रेस नेता चंद्रकांत हंडोरे की हार का कारण बने थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे में अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि कोई भी फिर से पार्टी के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत ना करे। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आज रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि क्रॉस वोटिंग हुई और अब वो नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 8 करोड़ नौकरी वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी जी, कल आप मुंबई में नौकरियां देने पर झूठ का मायाजाल बुन रहे थे। मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि आपने एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा करते हुए क्या कहा था। अगस्त 2020 में आपने कहा था कि एनआरए करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से यह कई परीक्षाओं को समाप्त कर देगा और कीमती समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत करेगा। इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। खड़गे ने लिखा, हमारे 3 सवाल हैं। पहला, एनआरए ने पिछले 4 वर्षों से एक भी परीक्षा क्यों नहीं कराई। दूसरा, क्यों एनआरए को 1517.57 करोड़ का फंड मुहैया कराने के बावजूद 4 वर्षों में अब तक केवल 58 करोड़ खर्चा किया गया है। तीसरा, एनआरए सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए संस्था बनी थी। क्या जानबूझकर एनआरए को निष्क्रिय रखा गया ताकि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस युवाओं से
उनके आरक्षण का हक छीना जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि एनटीए से धांधली, पेपर लीक व घोटाला कराया गया और एनआरए से परीक्षा ही नहीं करवाई गई। शिक्षा प्रणाली को तहस नहस करने का और युवाओं के भविष्य को तंग तबाह करने का पीड़ा बीजेपी आरएसएस ने उठाया है। खड़गे ने आखिर में लिखा, पीएस, हमने एनआरए का मुद्दा पहले भी उठाया था, पर मोदी सरकार मौन व्रत धारण करके बैठी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल शनिवार को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी आईएनएस के सचिवालय आईएनएस टावर का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि पिछले 3-4 सालों में 8 करोड़ नई नौकरियों के सृजन ने बेरोजगारी के बारे में फर्जी कहानियां फैलाने वालों को चुप करा दिया है। रोजगार के आंकड़ों पर भारतीय रिजर्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार स्थिरता और विकास को प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग झूठे दावे करते हैं वे निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और देश के विकास के दुश्मन हैं। उनकी हर नीति युवाओं को धोखा देने और रोजगार को रोकने के बारे में है, लेकिन अब वे बेनकाब हो रहे हैं क्योंकि लोग उनके झूठ को नकार रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कौशल विकास और रोजगार की जरूरत है और उनकी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। सीपीआईएम महासचिव डी राजा ने भी प्रधानमंत्री मोदी के बयान का कटाक्ष करते हुए कहा कि जब वे प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के युवाओं से वादा किया था कि उनकी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेगी। अब 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी ने जो 20 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था उसका क्या हुआ? बेरोजगारी और अल्प रोजगार देश के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 8 करोड़ नई नौकरियों वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष हिंदवी ने कहा कि स्थिति बहुत खराब है। सिटी बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में रोजगार की स्थिति बहुत खराब है, कोई उत्पादक रोजगार नहीं है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के बाद 12 करोड़ लोगों ने नौकरी खो दी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुझे पीएम मोदी के 8 करोड़ नौकरियों के दावे के बारे में नहीं पता। उन्होंने मनरेगा में एक दिन का काम पाने वाले मजदूरों को भी जोड़ दिया। एमएसएमई के जरिए रोजगार पैदा होता है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों, जीएसटी, नोटबंदी के कारण यह खत्म होने की कगार पर है। इस सरकार का ध्यान बड़े बड़े समूहों पर है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को जीवन दिया जाना चाहिए, तभी रोजगार की स्थिति बेहतर होगी। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष हिंदवी के अलावा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मुझे पीएम मोदी की बातों पर भरोसा नहीं है। इसकी एक वजह है, सिटी बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 7% की वृद्धि के बाद भी भारत में पर्याप्त नौकरियां नहीं होंगी, जबकि वास्तव में यह 6% है। पीएम कई बातें कहते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। युवा सड़कों पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर उनके परिवार ने प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने एक्स पर लिखा, आज पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुई बेवजह हिंसा में मेरे पिता और अन्य पीड़ितों के लिए आपके प्यार और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। मैं सीक्रेट सर्विस और अन्य सभी कानून प्रवर्तन अधिकारियों की उनके त्वरित एक्शन के लिए आभारी हूँ। मैं अपने देश के लिए लगातार प्रार्थना करती रहूँगी। मैं आपसे प्यार करती हूँ पापा, आज और हमेशा। वहीं ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी पिता पर हुए हमले को लेकर सोशल मीडिया पर हमले के बाद की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें ट्रंप के चेहरे पर खून दिखाई दे रहा है और उनकी मुट्ठी हवा में है। जूनियर ने इसे कैप्शन देते हुए लिखा कि वे अमेरिका को बचाने के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करेंगे। इसके अलावा ट्रंप की बेटी टिफनी एरियाना ट्रंप ने भी अपने पिता के जीवित रहने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। टिफनी ने कहा कि राजनीतिक हिंसा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। जैसा कि आपने आज देखा, मेरे पिता एक योद्धा हैं और वे आपके और अमेरिका के लिए लड़ते रहेंगे। अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश करने वाला शख्स 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स है। FBI का कहना है कि उसकी पहचान की पुष्टि के लिए DNA और बायोमेट्रिक्स टेस्ट कराया जाएगा। FBI ने बताया कि थॉमस मैथ्यू पेंसिल्वेनिया के बेथेल पार्क का रहने वाला था। यह उस जगह से 70 किलोमीटर दूर है जहां ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की गई। FBI के बयान के मुताबिक अभी जांच चल रही है। जिस किसी के पास भी जांच से संबंधित कोई जानकारी है तो जांच में सहायता कर सकती है, वो उसकी तस्वीरें या वीडियो ऑनलाइन सबमिट कर सकता है।
बसपा की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख के एम स्ट्रॉन्ग की हत्या का एक मुख्य आरोपी आज रविवार को एनकाउंटर में मारा गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने बताया कि जब उसने पुलिस कर्मियों पर हमला करने और हिरासत से भागने का प्रयास किया तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब आरोपी केथरू वेंगदम को जांच के लिए उत्तरी चेन्नई में एक स्थान पर ले जाया गया ताकि उस स्थान पर छिपे हथियारों का पता लगाया जा सके तो उसने एक पुलिस कर्मी पर हमला किया और भागने का प्रयास किया, जिसके बाद एक पुलिस अधिकारी ने उसे गोली मार दी। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के एम स्ट्रॉन्ग की हत्या शुक्रवार 5 जुलाई की शाम खुलेआम राजधानी चेन्नई में कर दी गई थी। 3 आरोपी बाइक पर सवार होकर आए और उन पर चाकू से वार किया। इस घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आए उपचुनाव के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि लोग भाजपा के झूठ को समझने लगे हैं। 13 उपचुनावों में से भाजपा केवल 2 में ही जीत पाई। इससे पता चलता है कि भाजपा हरियाणा, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने जा रही है। ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं है जहां वे ना हारे हों। वे उत्तर प्रदेश में अयोध्या, चित्रकूट और सीतापुर हार गए। वे रामेश्वरम भी हार गए। उन्होंने कहा कि यदि अनुचित तरीके नहीं अपनाए गए तो भाजपा कोई राज्य नहीं जीत सकती। 16,000 घर बिना किसी नोटिस के ध्वस्त कर दिए गए। हजारों लोग बेघर हो गए। कहीं ना कहीं यह सब खत्म होना ही था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।